हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 6 के बारे में बताएंगे। उसके बाद आदेश 4 जहाँ की वाद पत्र जो है संस्थित किए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखो, ऑर्डर 6 में जो है अभिवचन के बारे में बताया गया है कि अभिवचन किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे और अभिवचन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। आदेश 6 नियम रूल 1 के अंतर्गत अभिवचनों को परिभाषित किया गया है। अभिवचनों को परिभाषित, इसकी परिभाषा के अंदर क्या है? अभिवचन में आते हैं वाद पत्र एवं लिखित कथन। वादी अपना वाद पत्र विरचित करेगा और इसके अंतर्गत वे तात्विक तथ्य दिए जाएंगे जिन पर की विवाद है। लिखित कथन में भी प्रतिवादी यहां अपने डिफेंस में उन तात्विक तथ्यों को देगा। ठीक है जी। एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिवचनों को कहां परिभाषित किया गया है या अभिवचन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अभिवचन को परिभाषित आदेश 6 नियम 1 में किया गया है और इसके अंतर्गत वाद पत्र और लिखित कथन आता है। और अभिवचन जो किए जाने चाहिए, वादी और प्रतिवादी करेंगे, वे केवल जो तात्विक तथ्य होते हैं उनका किया जाना चाहिए जिन पर की विवाद है। पक्षकारों में जो विवाद है उसके तात्विक जो तथ्य हैं उनके बारे में किया जाना चाहिए। ये बात जो है आदेश 6 नियम 2 बताता है। आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत तात्विक तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए। अब इसी तात्विक तथ्य से जो है यहाँ 4 चीजें निकल कर सामने आती है। तथ्य का वर्णन होना चाहिए, तथ्य का वर्णन, ना कि विधि का। तथ्य का वर्णन ना कि साक्ष्य का। सारवान तथ्यों का वर्णन होना चाहिए अभिवचनों में। और लास्ट चीज है संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, सारगर्भित रूप से संक्षिप्त रूप में होने चाहिए। यानी कि तात्विक तथ्यों के अंदर तथ्य का वर्णन होना चाहिए, विधि का नहीं होना चाहिए, तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, साक्ष्य का नहीं होना चाहिए, और सारवान तथ्यों का वर्णन होना चाहिए और तथ्य भी संक्षिप्त रूप में होने चाहिए, जिससे कि वाद पत्र में या लिखित कथन में उलझन पैदा ना हो और न्यायालय जो है निर्णय देने के लिए सक्षम हो जाए। उसको जो है अच्छी तरह न्यायालय को समझाया जा सके कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध जो है के विरुद्ध क्या वाद कारण है और क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। प्रतिवादी ने भी अपने जवाब दावे में क्या वह डिफेंस लेकर आया अपने जवाब दावे में, उसका सभी सही रूप से यानी कि तात्विक रूप से कथन होना चाहिए। अब इसका वाद पत्र का जो प्रारूप होगा वो कैसे होगा, जहां तक बताया गया है कि ऑर्डर 6 रूल 3 के अंतर्गत बताया गया कि किस प्रकार से होना चाहिए। या तो जो पृष्ठीय है उसके अंतर्गत जो वाद पत्र के प्रारूप है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वहां पर उस वाद का प्रारूप नहीं है तो कम से कम पृष्ठीय के अकॉर्डिंग जो वाद पत्र का प्रारूप है उसके अनुसार होना चाहिए, ये बताया गया है। और ये जिसमें प्रश्न आ भी है, बताइए पृष्ठीय वाद पत्र का प्रारूप जो किस पृष्ठीय में जाना चाहिए, पृष्ठीय क में जाना चाहिए। अब जैसे ही कोई वाद पत्र तैयार होगा 3 पेपर का, 4 पेपर का, 5 का, 6 का, 10 का, जैसे भी हो, और प्रतिवाद पत्र भी इसी प्रकार से 10 पेज का, 15 पेज का, जितने का भी हो, तो यहां पर जो है प्रत्येक पृष्ठ पर वादी के सिग्नेचर होंगे। यहां पर प्रत्येक पृष्ठ पर ये चीज जो है आदेश 6 रूल 14 में बताई गई है, प्रत्येक पृष्ठ पर सिग्नेचर होंगे। अगर वादी नहीं है, वादी ने कोई और अधिकृत कर रखा, मान लो वाद लड़ने के लिए वह नहीं आ सकता, किसी को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी, तो उसके द्वारा
यहाँ पर सिग्नेचर होने प्रत्येक पृष्ठ पर आवश्यक होते हैं, और अधिकतम महोदय के भी इस प्रकार से सिग्नेचर होने आवश्यक होते हैं। प्रतिवाद पत्र पर भी इसी प्रकार से। अब इसका सत्यापन होता है। जो अभिकथन आपने वाद पत्र में या लिखित कथन में किए हैं तो उनका सत्यापन वेरिफिकेशन में होना चाहिए कि पैरा इतने से 1 से 15 तक के कथन जो है सत्य व सही है, जिनकी मैं जो है यहाँ पर आज तारीख को इस प्रकार से वेरिफिकेशन करता हूँ, सत्यापित करता हूँ कि सही है। तो सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन कहाँ होगा? ऑर्डर 6 रूल 15 के अंदर सत्यापन होता है। किसी भी दावे का या जवाब देने का जो सत्यापन होता है वो यहाँ पर होता है। अब एक चीज और दो चीज और महत्वपूर्ण रहेगी इसमें। ऑर्डर 16 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वाद पत्र में यानी कि अभिवचनों में अभिवचन यहां काट दिए जाने चाहिए। ये अनिवार्य संशोधन होता है। अगर ऐसे अभिवचन है जो अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ है या तंग करने वाले हैं, उनको जो है न्यायालय काट देता है। और जो वाद के फेयर ट्रायल में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको भी यहाँ अभिवचनों को काट देना चाहिए। और जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है तो उसको जो काट देना चाहिए। ये 16 में बताया गया है। यानी कि तुच्छ है या तंग करने वाले हैं या अनावश्यक हैं या कलंकात्मक हैं, जो फेयर ट्रायल में बाधा उत्पन्न करते हैं या जो है अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, उनको जो है अभिवचनों को काट देना चाहिए। आदेश 6 नियम 16 के अंतर्गत अनिवार्य संशोधन के बारे में बताया गया है। ऐच्छिक संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी और प्री एग्जाम में भी निश्चित रूप से आता है। आदेश 6 नियम 17। आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो किसी भी स्टेज पे किए जा सकते हैं। वो विचारण से पूर्व भी हो सकते हैं। विचारण कब चालू होता है? दीवानी न्यायालय में, दीवानी केस में, जबकि इशूज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद विचारण चालू होता है। विचारण से पूर्व भी हो सकते हैं, विचारण के समय भी हो सकते हैं। और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व प्रथम अपील में, द्वितीय अपील में या सुप्रीम कोर्ट में अगर यहां पर अपील पेंडिंग है तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत है। वाद के दोनों पक्षकार यानी कि वादी भी और प्रतिवादी भी यहां पर अपने अपने अभिवचनों में कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, देखो किसी भी परंपरा, एनी स्टेज, किसी भी प्रक्रम में संशोधन की अनुज्ञा जो है न्यायालय दे सकेगा। यानी कि यहां संशोधन करने की अनुमति न्यायालय के विवेक पर आधारित है, डिस्क्रिशनरी पावर है, न्यायालय की अनुमति दे सकेगा शब्द आया। और वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधों पर जो न्याय संगत हों परिवर्तित करे या संशोधित करे। यानी कि वादी या प्रतिवादी जो है न्यायालय के समक्ष जो है आवेदन पत्र दे सकते हैं। आदेश 6 नियम 17 के अंदर अगर ऐसे संशोधन न्याय संगत हों तो उनको परिवर्तित या संशोधित करें। और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक हो। यानी कि जो डिस्प्यूट है उसके निर्धारण के लिए आवश्यक हो, यानी कि न्याय तक पहुंच हो सके। ऐसे संशोधन आवश्यक संशोधन वो संशोधन है जिनको किया जाना बहुत आवश्यक है। एनी स्टेज कह दिया यहाँ पर। परंतु 1999 में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है यहाँ संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात यहाँ एक प्रोविजो जोड़ दिया गया। और प्रोविजो जोड़ दिया गया 1 जुलाई जो 2002 से लागू हुआ। उसमें यह कह दिया गया परंतु यह कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात, यानी कि इशूज फ्रेमिंग हो जाएगी उसके पश्चात
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी पक्षकार मामले को विचारण प्रारंभ होने के पूर्व नहीं उठा सकते थे। यानी कि विचारण प्रारंभ होने के पश्चात आप संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये साबित, वादी या प्रतिवादी ने ये साबित कर दिया कि हम सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी इस बात को विचारण प्रारंभ होने से पूर्व नहीं उठा सकते थे, हमारे पास थी नहीं, हमें पता ही नहीं था इस बात का, अगर ये साबित कर देते हैं तो वहां संशोधन की अनुमति न्यायालय द्वारा दी जा सकेगी, क्योंकि यहाँ विवेकाधिकार है न्यायालय का, वो संशोधन की अनुमति दे या ना दे। तो ये बहुत बड़ी क्या नाम, बहुत सी बार जो है हम कुछ चीजें जल्दबाजी में या किन्हीं तथ्यों का पता नहीं होता, छूट जाती है, और छूटने के पश्चात दावा चल गया, जवाब दावा दे दिया, लेकिन वो संशोधन नहीं कर पा रहे हम। तो लेजिस्लेचर ने ये बहुत अच्छा क्या नाम प्रावधान यहाँ किया है कि वादी और प्रतिवादी है वाद के किसी भी प्रक्रम में, किसी भी स्टेज पर जो संशोधन अगर न्याय संगत हो और पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त जो प्रश्न है उसके अवधारण के लिए आवश्यक हो, तो वहां वह परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति न्यायालय दे सकेगा। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि 2002 से पहले, 1 जुलाई 2002 से पहले ये एक परंपरा बन चुकी थी कि संशोधन किसी भी स्टेज पे देते थे, बिना किसी कारण के देते थे, और न्यायालय उन्हें खर्चे पे अलाउ भी कर लेता था, कॉस्ट पे। लेकिन प्रोविजो लगाया गया यहाँ पर एक बाधित कर दिया कि एक विचारण प्रारंभ होने के पश्चात आप संशोधन एज ए राइट ना सकते, विचारण होने से शुरू होने से पहले आप ये एज ए राइट संशोधन करा सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात नहीं करा सकते। और उसमें भी न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो आपको संशोधन की अनुमति अपने वाद पत्र या लिखित कथन में दे या ना दे, वो न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो इस प्रकार से यहाँ आदेश से नियम 17 के अंतर्गत 4 चीजें आवश्यक हैं। नंबर 1 संशोधन के लिए, नंबर 1 न्याय के हित में हो संशोधन, नंबर 2 पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक हो, नंबर 3 वाद की बहुलता रोकने के लिए भी ऐसा संशोधन आवश्यक हो, और दूसरे पक्षकार के लिए अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए, तब ऐसे संशोधन की अनुमति जो है न्यायालय दे सकेगा। अगर आपने बहुत समय बाद उठाया, आपके पास वो प्रश्न पहले से ही था, आप उस चीज को जानते थे, लेकिन जानबूझकर जो उस चीज को आप अमेंडमेंट नहीं कर रहे थे, संशोधन नहीं कर रहे थे, परिवर्तन नहीं कर रहे थे, तो न्यायालय अनुमति नहीं देगा। और अगर संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी अपनी स्वीकृति वापस लेना चाहता है तो ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसा कि वाद पत्र लिखित कथन में जब हम देते हैं कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, तो वहां पर जो है इसकी अनुमति न्यायालय आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत नहीं दे सकता। अगर सूटी डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि जो वाद कारण है वही बदल जाए वगैरह, ऐसी भी अनुमति न्यायालय नहीं दे सकता। अगर असद्भाविक रूप से आपने यहां संशोधन चाहा है तो उसकी अनुमति भी न्यायालय आपको नहीं दे सकता। तो अब है इसमें कि संशोधन की अनुमति न्यायालय ने दे दी आदेश 6 रूल 17 के अंदर। अब 18 में उसका टाइम बताया गया है। अगर न्यायालय ने टाइम दे दिया, न्यायालय ने टाइम दिया कि संशोधन जो है आप 2 दिन में करो या 3 दिन में करो या 7 दिन में करो, तो उसी समय में संशोधन किया जाना चाहिए अपने वाद पत्र में या लिखित कथन में। लेकिन यहां अगर टाइम नहीं खोल लिया, न्यायालय ने संशोधन मंजूर कर दिया कि प्रतिवादी या वादी जो है अपने अपने वाद पत्र या लिखित कथन में संशोधन करें, तो 18 में बताया गया है, रूल 18 में, कि अधिकतम, अगर न्यायालय ने समय नहीं दिया तो अधिकतम टाइम क्या होगा, 14 दिन। अगर 14 दिन 14 डेज के अंतर्गत भी यहाँ संशोधन नहीं किया जाता तो संशोधन की फिर बाद में वादी या प्रतिवादी अपने अपने विवेचनों में नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो जो है लापरवाह आदमी है। अगर बाद में संशोधन करना चाहिए हो 14 दिन निकल के किसी कारणवश, तो वहां दोबारा से अनुमति लेनी पड़ेगी कि सर मैं जो संशोधन का आदेश दिनांक की फला दिया था उसके अंतर्गत संशोधन नहीं कर पा, किस कारण नहीं कर पा, ये देना पड़ेगा पर्याप्त कारण, और फिर न्यायालय जो दोबारा से हर्जे पर अनुमति देता है। और यहाँ पर संशोधन का
एकमात्र जो भरपाई है वो खर्चे से हो सकती है, कोस्ट लगा सकता है कोर्ट। इस प्रकार से अभियोजन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम अब वाद पत्र जो 26 से चले थे हम, और सेक्शन 26 में हमने कहा था कि हर वाद पत्र जो है शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। समर्थन के बाद वाद पत्र किस प्रकार तैयार किया जाएगा, आदेश 7 नियम 1 बताया। उसके बाद में हम वहां गए, आदेश 1 में गए। आदेश 2 में वाद कारण है कि वाद कारण है वो भी सबमिट की वो उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और उसके बाद जो है हम ऑर्डर 6 में आए, और अब जो है ऑर्डर 4 के अंतर्गत वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित कर देंगे। उस पर जो है संख्यांक नंबर यानी कि संख्यांक नंबर जो वाद नंबर होगा रजिस्टर हो जाएगा और पंजीकृत हो जाएगा, और फिर जो ऑर्डर 5 के अंतर्गत समन की तामील जो है प्रतिवादी पर होगी। अब हम बताते हैं आपसे कि आदेश 4 जो कि सेक्शन 26 के अंतर्गत जो बात बताई थी उसका एंड करते हैं। आदेश 4 नियम 1 के अंतर्गत वाद पत्र जो है 2 मूल प्रतियों में संस्थित किया जाएगा। ठीक है जी। आदेश 4 रूल 2 के अंतर्गत जो है वाद पत्र पर संख्या पड़ेगी, वो पंजीकृत होगा, और ऑर्डर 5 रूल 1 और सेक्शन 27 जिसके साथ पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग प्रतिवादी पर समन की तामील के लिए प्रक्रिया बताई गई है, उसका जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो आज इतना ही। कल को मैं आपसे अगली वीडियो में सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 के बारे में बताऊंगा, और पूर्ण रूप से जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है। धन्यवाद।